मैं वापस से वो सारी चीजें रिपीट कर रही हूँ, प्लीज ध्यान से देखो। हमने एक पाइप लिया था ऑफ अ पर्टिकुलर लेंथ स्मॉल एल, ओके। नाउ हम लोगों को इस पर्टिकुलर पाइप का, इस पर्टिकुलर ऑर्गन पाइप का हमने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन के बारे में पढ़ा था। अब एग्जैक्टली वापस से क्या करते हैं वो सारी चीजें मैं रिवाइज करने वाली हूँ। किस एक्सपेरिमेंट में करते क्या है, सी हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं इस पर्टिकुलर ये जो भी लेंथ है, इस लेंथ के अंदर सबसे पहली जो सबसे फर्स्ट वेवलेंथ है, सो दैट मेरा जो कंडीशन है, सो दैट एट द ओपन एंड आई शुड गेट एंटी नोड, एट द क्लोज्ड एंड आई शुड गेट नोड। सो इतना बड़ा वेव का वेवलेंथ लेना है, वेवलेंथ का वेव लेना है, इतना बड़ा साइज लेना है, सो दैट मेरा जो फर्स्ट कंडीशन है एंटी नोड और नोड का वो फुलफिल हो जाए। ओके, लेट अस से सबसे बड़ा जो वेवलेंथ है, आई एम सेइंग दैट सबसे बड़ा वेवलेंथ इज लैम्डा, जिसका मुझे पता है फर्स्ट एंटी नोड कहाँ आता है, यहाँ, और दिस इज द नोड। तो फर्स्ट एंटी नोड हमेशा लैम्डा बाय 4 के पास बाद आता है, मतलब सबसे पहला वेव मुझे लैम्डा बाय 4 का इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट what we can say measurement after which I will get a antinode. This is the condition. मतलब ऐसे साइज का वेव लेना पड़ेगा जिसका लैम्डा बाय 4 इस पूरे बॉक्स में, इस पूरे पाइप में एडजस्ट हो जाए, बॉक्स में नहीं, इस पूरे पाइप में एडजस्ट हो जाए। लेट अस से वो जो उतना बड़ा लैम्डा है इस पर्टिकुलर लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप के लिए, लेट अस से वो 20 मीटर्स है, जिसका लैम्डा बाय 4 पर्टिकुलरली एकदम फिक्स होता है कहाँ पर, इस लेंथ में। ओके, एल इज द ओरिजिनल लेंथ। मैंने अभी तक एंड करेक्शन इंट्रोड्यूस नहीं किया है, मैं फिलहाल सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम क्या कर रहे थे कल। आई एम रिवाइजिंग दैट, कि आपको रिकैप हो कि हम एग्जैक्टली करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। ओके, जब इस लेंथ के हिसाब से प्रॉपरली वेव इसमें एडजस्ट होता है, ना तो उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो रहा है, ना उसकी कैपेसिटी से कम हो रहा है। जो भी लेंथ यहाँ पे जनरेट हुआ, जो भी वेव यहाँ पे जनरेट हुआ, रिफ्लेक्ट बैक होगा, रिफ्लेक्ट बैक होके पीछे जाएगा, करेक्ट। सो इट इज फॉर्मिंग अ स्टेशनरी वेव। सो जो कंडीशन है कि आई शुड गेट एंटी नोड हियर, आई शुड गेट नोड हियर, वो पूरी तरीके से फुलफिल हो रही है। ना एंटी नोड से ऊपर का वेव इसमें आ रहा है, ना एंटी नोड से कम का वेव आ रहा है। अगर ऐसा होता तो इसकी रिक्वायरमेंट से या तो चीज ज्यादा हो जाती या तो चीज कम हो जाती। बट परफेक्ट रेजोनेंस कब होता है? परफेक्ट रेजोनेंस तब होता है जब जितने की जरूरत हो, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से पार्टिकल्स तब वाइब्रेट करते हैं, तब काम करते हैं जब जितने की जरूरत हो उतना ही फुलफिल हुआ हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे बड़ा वेवलेंथ 20 मीटर्स है, जिसका लैम्डा बाय 4 इजिली इसमें एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं वहीं पे 20 मीटर के बदले लेट अस से मैं बोलूं कि मैम मुझे उससे भी बड़ा वेव लेना है, मुझे लेट अस से 30 मीटर्स का वेव लेना है, मुझे 30 मीटर्स का वेव लेना है, एंड आई वांट टू एडजस्ट हियर। तुम लोग बताओ 30 मीटर्स का वेव लेने के बाद साइज बढ़ जाएगा वेव का? हाँ। वेव का साइज बढ़ जाएगा, तो लैम्डा बाय 4 ही इसमें एडजस्ट हो पाएगा क्या? नहीं, इसमें लैम्डा बाय 4 नहीं एडजस्ट होगा, क्योंकि लैम्डा बाय 4 तो यहाँ पर कहीं आता है। ये बड़ा हो गया साइज में तो क्या, वो तो उतना ही ले पाएगा ना जितने की इसकी कैपेसिटी है। तो जो मेरा फर्स्ट कंडीशन है एंटी नोड और नोड वाला, वो इसमें फिक्स नहीं हो पाएगा, वो कहीं बाहर जाएगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। छोटा वेव लेना पड़ेगा। हाँ, क्या बोल रहे हो? छोटा वेव लेना पड़ेगा फिर। छोटा वेव नहीं लेना पड़ेगा, प्लीज बीच में मत बोलो, सिर्फ समझो। छोटा वेव से हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, प्लीज ध्यान से समझो। फिलहाल यही समझने की कोशिश करो कि मुझे किसी भी तरीके से एंटी नोड और नोड इनके बीच में चाहिए। तो सबसे पहला वेव जिसके लिए मैंने देखा था, जो सबसे बड़ा वेव है जिसका एंटी नोड और नोड का कंडीशन फुलफिल हो रहा है, वो ये है। अगर मैंने बोला मिस मुझे इतना बड़ा वेव नहीं चाहिए, मुझे इससे बड़ा वेव चाहिए,
तो मैंने बोला ठीक है ले लो, इससे बड़ा वेव ले लो, नॉट अ बिग डील। बट व्हाट यू विल फाइंड कि वेव का साइज बड़ा होते ही इसकी तो जो कैपेसिटी है वो उतना ही अपने अंदर रख पाएगा। तो तुम क्या देखोगे कि एंटी नोड और नोड का भी जो पार्ट है वो बढ़ गया, दूर हो गया। तो ये क्या कर पाएगा, ये तो सिर्फ उतना ही कवर कर पाएगा जितना इसके, कितना कवर कर पाएगा अगर साइज के हिसाब से देखो तो ये यहाँ तक का ही कवर कर पाएगा अंदर। तो प्रॉपरली एंटी नोड और नोड की कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाएगी। सो ये फर्स्ट वेवलेंथ है जिसका परफेक्ट λ/4 इसमें एडजस्ट होता है, और इसी की फ्रीक्वेंसी को, इसी के ऑसिलेशन को, इसी के फर्स्ट ऑसिलेशन को हम बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि यू नो फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर कनेक्टेड विद ईच अदर। सो ये जो फर्स्ट वेव फ्रीक्वेंसी क्रिएट करता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड, वो सबसे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे आपका ऑर्गन पाइप के एयर मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं, क्योंकि उनको जितने की रिक्वायरमेंट, जो उनका कंडीशन है वो फुलफिल हो रहा है। सो दिस इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव जिसमें ओनली λ/4 इज बीइंग एडजस्टेड। ये इतना बड़ा है कि इसका सिर्फ कितना एडजस्ट हो रहा है, प्रॉपरली कितना एडजस्ट हो रहा है, λ/4। अगर इस वेव से बड़ा वेव लेने की कोशिश की मैंने तो ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं होगी। सो दिस इज द, आई कैन ऑल्सो से कि दिस इज द बिगेस्ट वेवलेंथ, this is the biggest wavelength which can be easily adjusted inside this organ pipe with antinode over here and node over here। and इसको जो फ्रीक्वेंसी होगी, आपको पता है वेवलेंथ बड़ा तो फ्रीक्वेंसी सबसे कम, ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी इस वेव की। यू नो व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। ये सबसे, इस वेव की, इतने बड़े वेवलेंथ की सबसे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिससे आपका वेव इसके अंदर ऑसिलेट करने वाला है। सो दैट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी व्हिच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, प्लीज रिपीट, व्हाट इज द फर्स्ट फ्रीक्वेंसी नोन एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। एंड इसका नाम एक और है, क्या दिया जाता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को, एक और नाम दिया जाता है, फर्स्ट हार्मोनिक। क्लियर। नाउ हमको पता है, हमने ऊपर एंड करेक्शन देखा कि जो एंटी नोड होता है परफेक्टली आपके एंड पे नहीं बनता, थोड़ा सा ऊपर बनता है, जिसको हम लोग एंड करेक्शन की हेल्प से सॉल्व करते हैं। तो हम बोलते हैं कि कैपिटल एल इज स्मॉल एल प्लस ई, वेयर ई इज द एंड करेक्शन which depends upon the diameter। okay, so we can see that मैं एंड करेक्शन के साथ पूरा सॉल्व कर रही हूँ। आई एम नॉट टेकिंग दिस स्मॉल एल, मैं ये कैपिटल एल लेके बात कर रही हूँ। तो मुझे ये क्लियर हो गया कि कैपिटल एल में कितना वेव आ पाया है। कैपिटल एल में मेरा जो वेव आ पाया है, वेव का इतना पार्ट आ पाया है। सो 4L इज इक्वल्स टू लैम्डा। मतलब अगर मुझे पूरा ये जो वेव मैंने इसमें जनरेट किया, उस पूरे वेव को अगर मुझे एक ट्यूब में क्रिएट करना है तो मुझे कितना लेंथ की जरूरत है, जितना बड़ा मेरा ये लेंथ है ना उसका 4 टाइम्स, तब जाके मेरा पूरा का पूरा वेव सेट होगा इसके अंदर। सो 4L इज इक्वल्स टू लैम्डा। आर यू क्लियर टिल दिस मच? कुछ प्रॉब्लम है यहाँ तक? सब कुछ समझा हम एग्जैक्टली करने की कोशिश क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगी कि आप लोग एक्सपेरिमेंट में क्या करोगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। फिलहाल ये समझो कि मैम हम कैसे इतने बड़े वेव को इजीली बना पाएंगे, कैसे रेजोनेंस क्रिएट कर पाएंगे। मैं आपको समझाऊंगी कि आप लोग को एक्सपेरिमेंट कैसे करवाया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल रूप में करोगे वो एक्सपेरिमेंट तो आपको याद आएगा, अच्छा इसने ऐसा कुछ बोला था। सो L इज इक्वल्स टू λ/4, 4L इज इक्वल्स टू लैम्डा। अब मुझे पता है वेलोसिटी किससे दी जाती है, वेलोसिटी ऑफ अ वेव, वेलोसिटी ऑफ अ साउंड इन द एयर, v इज इक्वल्स टू n लैम्डा। अब लैम्डा की जगह पे हम ये सब्स्टिट्यूट करते हैं। होप आपको पता है ये L क्या है, स्मॉल l प्लस ई। सो v/4L इज इक्वल्स टू n। ये इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिससे आपका वेव रेजोनेंस परफॉर्म करेगा, परफेक्ट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देगा। जितने की उसकी कैपेसिटी थी उतना ही वेव हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है, उतना ही वेवलेंथ का वेव हमने इसमें इंट्रोड्यूस किया हुआ है।
so that we can get the first condition as antinode and node. Clear? अब जरा वेव का साइज छोटा करते हैं. बड़े वेव का तो देख लिया, इससे बड़ा पॉसिबल नहीं है, इससे बड़े पे हमको रेजोनेंस नहीं मिलेगा. छोटा देखते हैं कि छोटे छोटा करते जाए तो क्या पॉसिबिलिटी देखने के लिए मिलती है. अब अगर मैंने वेव छोटा किया, मेरा दूसरा वापस से कंडीशन इज सेम कि मुझे क्या मिलना चाहिए, ओपन एंड पे एंटीनोड, क्लोज एंड पे नोड. करेक्ट. अगर मैं ये वेव देखूं ध्यान से, सो दिस इज समवेयर क्रस्ट एंड ट्रफ में पार्ट ए डिवाइड हुआ है. ये मेरा नोड होगा, श्योर. ये भी मेरा नोड देगा, तो दूसरा एंटीनोड मेरा यहाँ आ रहा है. मतलब इतना पार्ट मुझे मेरे इस पर्टिकुलर पाइप में एडजस्ट करना है, तो ही मुझे ओपन एंड पे एंटीनोड और क्लोज एंड पे नोड मिलेगा. मतलब मुझे ऐसा वेवलेंथ ढूंढना होगा जिस वेवलेंथ का, अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, दिस इज λ/4, दिस पार्ट इज दिस मच, यहाँ पे वापस नोड बनने वाला है ना. दिस इज λ/4, दिस इज ऑल्सो λ/4, दिस इज ऑल्सो λ/4. मतलब ऐसा वेवलेंथ का वेव लेना होगा जिसका 3 λ/4 इसके अंदर इजिली एडजस्ट हो जाए. नाउ मैं अपने वेव का साइज इतना छोटा करूंगी कि सो दैट जो सेकंड इसमें मुझे सेट करना है वो कितना सेट हो जाए इसके अंदर, 3 λ/4. इस लेंथ के अंदर 3 λ/4 ऐसा साइज लेना पड़ेगा कि इस लेंथ के अंदर 3 λ/4 इजिली एडजस्ट हो जाए, तब मुझे ये एंटीनोड और नोड की कंडीशन फुलफिल हो जाएगी. क्लियर विद द पार्ट? सो मींस आई नीड टू टेक सच वेवलेंथ व्हिच आई विल से λ1. ऐसा λ1 का वैल्यू लेना पड़ेगा सो दैट उसका 3 λ1/4 इजिली इसमें एडजस्ट हो जाए. ना 3 λ1/4 से ज्यादा चाहिए ना कम चाहिए, वरना कंडीशन फुलफिल नहीं होगी. ओके, सो व्हेन यू विल गेट सच wavelength in which you have to keep the size of the pipe to be same. हमने साइज सेम रखा है, लेंथ ऑफ द पाइप इज सेम, लेंथ थिकनेस सब कुछ सेम है. सो 3 λ/4, let's try to draw. यहाँ से ये रिफ्लेक्ट बैक होगा which is showing that it is forming an stationary wave. आपको पता है रिफ्लेक्शन हो गया मतलब जो टोटल वेव बनेगा दैट इज अ स्टेशनरी वेव, दैट इज अ रिजल्टेंट वेव. कैन यू सी? ये प्रॉपर नहीं है, आपको एकदम परफेक्ट ड्रॉ करना है जैसा मैं आपको नोट्स में भेजा है मैंने. ओके, ये अब जरा देखो λ/4 परफेक्ट है क्या? मतलब हमने ऐसे वेवलेंथ का, ऐसे साइज का वेव लिया जिसका 3 λ/4 इजिली इसमें एडजस्ट हो जाए और हमारा ये कंडीशन फुलफिल हो जाए. दिस इज λ/4, this part is also λ/4 and this part is also λ/4. means your total length is divided into 3 λ1/4. यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे मैंने लैम्डा लिया है क्योंकि ये अलग साइज था, ये बड़ा साइज था. अब मैंने साइज थोड़ा छोटा किया सो दैट 3 λ/4, जहाँ λ/4 ही एडजस्ट हो पा रहा था, अब इतना छोटा साइज लिया है कि सो दैट 3 λ/4 इसमें एडजस्ट हो जाए और मेरा एंटीनोड और नोड का कंडीशन फुलफिल हो जाए. मतलब ये वो सेकंड वेवलेंथ है, ये वो सेकंड वेवलेंथ है जिसपे आपको वापस से रेजोनेंस मिलेगा, जिसमें परफेक्टली वेव्स इसके अंदर, वेवलेंथ इसके अंदर एडजस्ट हो पाया है by keeping the condition antinode and node. Clear? So let's try to find it. L का पूरा लेंथ कितने में डिवाइड हुआ है? 3 λ1/4 में. करेक्ट है. Now 4L/3 is equals to λ1. अब आपको पता है वेवलेंथ छोटा हो गया तो फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है, बिकॉज वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ठीक है, सो एक नई फ्रीक्वेंसी मिलेगी, V is equals to N1 λ1. λ1 यहाँ पे डाल दो, V is equals to N1 into 4L/3. यहाँ पे भेज दो, 3V/4L is equals to N1. और हमको पता है V/4L क्या था इसके लिए. What was V/4L? Everyone, what was V/4L? क्या था? बताओ जरा. Fundamental frequency. That is N, correct? So N1 is equals to, आपका N1 क्या मिल रहा है? 3 times of N. N1 is 3 times of N. मतलब एक चीज देख रहे हो. Now हार्मोनिक्स आपको याद है? What was harmonics? 1N. This is fundamental 1.
2n was second harmonic, 3n was third harmonic, 4n was fourth harmonic, 5n was fifth harmonic. यहाँ पे तो सेकंड हार्मोनिक के टाइम पे वेव प्रॉपर्ली एडजस्ट हो ही नहीं रहा है, सीधा कब एडजस्ट हो रहा है, कब रेजोनेंस दिखा रहा है, 3n के टाइम पे। इसीलिए ओवरटोन को लाना पड़ा कि ओवरटोन वो फ्रीक्वेंसीज होती है, दे आर दोज फ्रीक्वेंसीज जिसपे आपको प्रॉपर रेजोनेंस देखने के लिए मिलता है। हार्मोनिक्स तो सब होता है, हार्मोनिक इज 1n 2n 3n 4n 5n, बट आपके कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज पे काम ही नहीं करते प्रॉपर्ली, उनको फिक्स फ्रीक्वेंसीज चाहिए, 1n 3n, आगे देखोगे 4n भी नहीं काम करता, सीधा 5n आता है। सो दोज फ्रीक्वेंसीज which are actually present with the sound, जिसपे आपका साउंड आपको प्रॉपरली सुनाई देगा, जिसपे रेजोनेंस एकदम परफेक्ट होगा, those frequencies are called as overtone. एंड फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी आएगी, that you will name it as first overtone, and this is also your third harmonic. ये आपका फर्स्ट ओवरटोन है और थर्ड हार्मोनिक है। मतलब पाइप क्लोज एट वन एंड में अगर आपको किसने बोल दिया माय पाइप इज ऑसिलेटिंग, इज वाइब्रेटिंग एट फर्स्ट ओवरटोन, आपको सीधा क्लिक होना चाहिए कि फर्स्ट ओवरटोन बोल रहा है, मतलब थर्ड हार्मोनिक के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड हार्मोनिक पाइप क्लोज एट वन एंड पे नहीं होता। फर्स्ट ओवरटोन बोला, सीधा दिमाग में सेट होना चाहिए कि 2n जैसा कुछ नहीं होता इसमें, सीधा 3n पे परफेक्ट ऑसिलेशन, परफेक्ट वाइब्रेशन मिलता है मुझे। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, आर यू क्लियर एवरीवन? See, your length is properly divided into lambda by 4, lambda 1 by 4, lambda 1 by 4, lambda 1 by 4. या प्रॉपरली नोट्स में लिख के लेना, बाद में बच्चे कंफ्यूज होता है कि मैम ये कैसे आया 3 lambda 1 by 4. It means your total length is divided into 3 lambda 1 by 4. ऐसा लैम्बडा लिया है, ऐसा वेवलेंथ लिया है, ऐसा lambda 1 लिया है कि उसका 3 पार्ट इसमें इजिली एडजस्ट हो जाए, so that we can get the condition of antinode and node. Hope you are clear. कोई डाउट है किसी को? Should I go ahead with the next? Let's try to find कि सेकेंड ओवरटोन कहाँ आता है, सेकेंड ओवरटोन कहाँ आता है, ऐसा कौन सा साइज लेना पड़ेगा वेव का। अब मुझे सेकेंड कब मिलेगा, जरा ध्यान से देखो। मुझे मेरा कंडीशन क्या है, ओपन एंड पे मुझे क्या चाहिए, एंटी नोड, और क्लोज एंड पे मुझे क्या चाहिए, नोड। चलो ये नोड बनाएगा, दूसरा एंटी नोड तो ये हो गया यहाँ पे। अब मुझे ऐसा कुछ वेव लेना पड़ेगा, अगर मैं ये वाला पार्ट एक लैम्बडा लूं, दिस इज 1 लैम्बडा ना, दिस इज लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, लैम्बडा बाय 4, ये तो 4 लैम्बडा बाय 4 है, पर ये तो नोड दे रहा है। मुझे क्या चाहिए, ओपन एंड पे मुझे क्या चाहिए, एंटी नोड। मतलब मुझे ऐसा वेवलेंथ लेना पड़ेगा जिसका 5 लैम्बडा बाय 4 मेरे लेंथ में आराम से एडजस्ट हो जाए, तो ही मुझे नेक्स्ट कंडीशन मिलेगी। दिस इज लैम्बडा बाय 4, दिस इज लैम्बडा बाय 4, दिस इज लैम्बडा बाय 4, दिस इज लैम्बडा बाय 4 एंड दिस वन इज आल्सो लैम्बडा बाय 4। तो कितना मुझे ऐसा वेव लेना पड़ेगा, वेव का साइज इतना छोटा करना पड़ेगा कि अब मेरे पाइप में कितना एडजस्ट हो जाए फॉर माय कंडीशन 5 लैम्बडा बाय 4। ऐसा वेवलेंथ लेना पड़ेगा, इतना छोटा करना पड़ेगा वेवलेंथ को, ठीक है, इतना छोटा मुझे वेवलेंथ को करना पड़ेगा। वेवलेंथ कम करूंगी फ्रीक्वेंसी उतने से ही बढ़ जाएगी, एक बात हमेशा याद रखना, वेवलेंथ में कम करती जा रही हूँ, फ्रीक्वेंसी उतने से बढ़ रही है। अगर आप यहाँ पे देखो, पहले जो फ्रीक्वेंसी आई थी इट वाज n, जब आपने वेव का अर्लियर वेव वाज कितना एडजस्ट कर पा रहे थे, आप कितना एडजस्ट कर रहे थे, लैम्बडा बाय 4 का। दूसरे में आपने 3 लैम्बडा बाय 4, आपने वेवलेंथ कम किया, कितने से कम किया, 3 टाइम से, आपकी फ्रीक्वेंसी 3 टाइम से बढ़ गई। तो जितने से आप वेवलेंथ कम करते जाओगे, आपकी फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस उतना ही अमाउंट से बढ़ता जाएगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसका आंसर सिंपल है, जितना बड़ा वेवलेंथ होगा उसको ऑसिलेट करने को उतना ज्यादा टाइम लगेगा। ये बात और आप अच्छे से समझोगे व्हेन आई विल एक्सप्लेन यू अबाउट द स्ट्रिंग। और जब मैं वो वीडियो जो मैंने आपको सेंड किया था, मैं वो वापस दिखाऊंगी आपको कि वो जो पर्सन था उसके अंदर, जब ओम ने मुझे पूछा मिस वो 1n 2n 3n क्या कर रहा है, वो यही कर रहा था, वो यही समझा रहा था, पर वो मैं बाद में समझाऊंगी।
सो ये बात क्लियर है कि जितना आप वेवलेंथ कम करते जाते हो उतना आपकी फ्रीक्वेंसी उतने ही अमाउंट से बढ़ती जाती है. इट गोज ऑन इंक्रीजिंग. मतलब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एक सेकंड में उतना ज्यादा होते जाता है. आपने 3 टाइम से वेवलेंथ कम कर दिया, 3 टाइम से आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. दैट इज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस इन 1 सेकंड बढ़ जाएगा. एक सेकंड के अंदर कितना ऑसिलेशन हो रहा है उसका अमाउंट बढ़ता जाएगा जैसे जैसे साइज छोटा करते जाओगे. आपको भी समझ में आ रहा होगा साइज छोटा होने पे फ्रीक्वेंसी क्यों बढ़ रही है, ऑसिलेशंस क्यों बढ़ रहा है. ठीक है. यो नाउ ऐसा वेवलेंथ लेना पड़ेगा सो दैट 5 λ/4 इजीली मेरे पाइप में एडजस्ट हो जाए. My length of the pipe was small l, corrected length was capital L. Size and all everything I am keeping same. ड्रॉ करते समय अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है तो यू डोंट डू दैट. आपके बुक में एकदम परफेक्ट होना चाहिए. जितना लेंथ आपने फर्स्ट में लिया उतना ही लेंथ सेकंड में भी लेना, उतना ही लेंथ थर्ड में भी लेना. अगर आपने 5 सेंटीमीटर का ट्यूब लेके ड्रॉ किया है तो तीनों कंडीशन में 5 सेंटीमीटर ही लेना, अदरवाइज आपका टीचर रॉन्ग कर देगा. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. आप अगर मेरे नोट्स में देखोगे, आई थिंक मैंने मेरे नोट्स में 7 लाइंस लिए हैं, 7 या 8 लाइंस. तो हर जगह मैंने 8 लाइंस ही ली है. तो आप ऐसे लेंथ बड़ा छोटा ऑर्गन पाइप का नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ इसमें बहुत मैटर करता है. लेंथ बढ़ जाएगा तो वेवलेंथ और इजीली एडजस्ट हो सकता है. तो लेंथ मैटर करता है, कुछ भी नहीं ड्रॉ करने का. ओके फाइन. सो अब मुझे ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा, ऐसा वेवलेंथ लेना पड़ेगा जिसका वेव कितना एडजस्ट हो जाए इसके अंदर. 5 λ/4. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेट्स ट्राई टू ड्रॉ. होप अच्छे से ड्रॉ हो जाए क्योंकि इसमें वेव को और ज्यादा एडजस्ट करना है मुझे. मैंने आपको ये नोट्स दिया हुआ है ये वाले पार्ट का, अगर आपने देखा होगा खोल कर. ये प्रॉपर्ली इसको टच होना चाहिए वॉल्स को, एंटी नोट, बिकॉज इट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. ये देखो ओपन एंड पे एंटी नोड बन गया, क्लोज एंड पे नोड बन गया. कैन यू सी द पार्ट. प्रॉपर ड्रॉ नहीं हुआ है नोट्स में, मैंने एकदम परफेक्टली आपको ड्रॉ करके दिया है. आपको ये बहुत बार प्रैक्टिस करना है. आई एम गोइंग टू गिव यू होमवर्क फॉर दिस. क्योंकि ये जो एक बात समझो, ये स्टेशनरी वेव जो चैप्टर है ये बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू बहुत स्कोरिंग है, बहुत ज्यादा स्कोरिंग. इससे कम से कम 6 से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं सिर्फ स्टेशनरी वेव से. ट्रैवलिंग वेव से तो मैं कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ. ट्रैवलिंग वेव से भी 2 से 3 मार्क के आते हैं. मतलब समझ जाओ दिस चैप्टर इज वेरी स्कोरिंग. आपका चैप्टर जितना स्ट्रॉन्ग होगा आपका स्कोर करने का पॉइंट बढ़ जाएगा. ठीक है. सो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. वेव्स चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो या अब देखो इस लेंथ में मैंने एक ऐसा साइज का वेव लिया जिसका 5 λ/4 इजीली एडजस्ट हो गया. दिस इज वो नया वेवलेंथ. लेटेस्ट से मैंने वो नया वेवलेंथ जो लिया है उसको λ2 नाम देती हूँ, जो नया साइज लिया है. तो इट विल बी λ/2 4 λ2/4. ये λ2/4 है, ये भी λ2/4 है. कितना हो गया 1 2 3 4 5 λ2/4 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 एंड λ2/4. मतलब इजीली 5 λ2/4 इसके अंदर एडजस्ट हो गया. मींस योर टोटल लेंथ, योर करेक्टेड लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 5 λ2/4. अब लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट. Your capital length is divided into 5 λ2/4. So 4l is equals to 4l by 5 is equals to λ2. अब वेवलेंथ कम हो गया है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, तो नई फ्रीक्वेंसी जनरेट होने वाली है. V is equals to n2 λ2. Now what? V is equals to n2 λ2. V is equals to n2 4l by 5. यहाँ पे भेजो 5v by 4l is equals to n2. मतलब v by 4l था again n. So n2 is, what is n2? n2 is 5 times of n. n1 3 times of n आया था, n2 5 times of n. मतलब बीच के 4n पे प्रॉपर रेजोनेंस मिलता नहीं है, प्रॉपर वाइब्रेशन मिलता नहीं है. Means this is your second overtone and fifth harmonic. होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरटोन लाने की जरूरत क्यों पड़ी. सेकंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक. इसका मतलब हमको ये चीज दिख रही है यहाँ पर कि इन अ पाइप closed at one end, in a pipe closed at one end,
only odd harmonics are present. सिर्फ odd harmonics पे आपको proper resonance देखने के लिए मिलता है. Only odd harmonics are present. Clear? क्या मिस? So एक जनरल फॉर्मूला बनाते हैं इसकी फ्रीक्वेंसी के लिए. For pith overtone, अगर एक जनरल फॉर्मूला बनाना है मुझे कि मुझे फटाक से पता चल जाए कि अगर आपको समझो बोला 44th ओवरटोन, तो आपको पता चलना चाहिए 44th ओवरटोन मतलब कौन सी हार्मोनिक हुई. ठीक है, 44th ओवरटोन मतलब आपको फटाक से पता चलना चाहिए. चलो यहाँ पे तो है फर्स्ट हार्मोनिक इज योर थर्ड ओवरटोन, सॉरी फर्स्ट ओवरटोन इज योर थर्ड हार्मोनिक, सेकंड ओवरटोन इज योर फिफ्थ हार्मोनिक. वैसे ही आपका थर्ड ओवरटोन विल बी सेवेंथ हार्मोनिक. तो ये छोटे नंबर्स के लिए तो ठीक है, बट बड़े नंबर्स के लिए अगर आपको ये चीज दिया तो आपको एक जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए जिसमें आप फटाक से सब्स्टिट्यूट करके आप पीथ ओवरटोन के लिए कितना हार्मोनिक आएगा वो फाइंड आउट कर लो. ठीक है, सो दैट जनरल फॉर्मूला इज गिवन बाय NP is equals to 2p plus 1 into n, where n is the fundamental frequency, p is the overtone जिसके बारे में आप बात कर रहे हो. let us try to find कि 10th ओवरटोन पे आपकी कौन सी हार्मोनिक होगी. let us find NP is equals to 10th ओवरटोन पे बात कर रहे हैं. so 2 into 10 plus 1 into n, so NP is equals to 20 plus 1 into n. NP is equals to 21 times of n, मतलब 21th हार्मोनिक होगा at 10th ओवरटोन. अंडरस्टूड? समझा क्या किया? So NP is equals to 2p plus 1 is the general equation where p is the overtone. कौन से ओवरटोन पे बात कर रहे हो? This will give you the frequency, this will give you the number of harmonic, कौन सा हार्मोनिक पे आप हो. चलो let's try to find out more. तुमको क्वेश्चन दे रही हूँ, फाइंड आउट 20th हार्मोनिक पे, 20th ओवरटोन पे कौन सा हार्मोनिक पे बताओ जरा. एवरीवन यूज योर पेंसिल एंड बुक, जस्ट डोंट सिट एंड सी फॉर द आंसर. मैं किसी को भी पूछूंगी, हाँ फटाफट बताओ 20th ओवरटोन पे कौन से हार्मोनिक पे है. कोई मुंह बंद करके बैठेगा ना तो फिर मैं निकाल दूंगी बैच से. बताओ जल्दी. पेंसिल पेन लेके ही नहीं बैठे होंगे, सोए होंगे आराम से. हेलो मैम 41 41 हार्मोनिक 41. करेक्ट है. ठीक है, अब बताओ जरा, लेट्स गो फॉर 100th ओवरटोन. 100th ओवरटोन पे कौन सा हार्मोनिक है? एवरीवन फास्ट. 201 201. ओके, सो आर यू क्लियर कि वो एक आपको ओवरटोन दे देगा, आपको हार्मोनिक फाइंड आउट करने बोलेगा, तो यू हैव टू यूज दिस जनरल इक्वेशन. क्लियर विद द थिंग्स? ये पाइप क्लोज एट वन एंड का सबको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए. एग्जैक्टली हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज ओवरटोन, व्हाट इज हार्मोनिक, व्हाट इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज आल्सो नोन एज फर्स्ट हार्मोनिक. ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आती है जिसपे आपको परफेक्ट रेजोनेंस मिलता है, परफेक्ट वाइब्रेशन मिलता है विद मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, दैट इज योर फर्स्ट ओवरटोन. ओवरटोन हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के आगे से स्टार्ट होता है. ये आपको दिमाग में रखना है. क्लियर? कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो, अदरवाइज आई विल गो अहेड विद अनदर कंडीशन. हेलो मिस, बोलो. वो जनरल फॉर्मूला का मुझे मतलब मैं बाहर निकल गया था तो इसलिए आप रिवाइज कर सकते हो. देखो जनरल फॉर्मूला इज 2p plus 1 into n. p इज योर pith ओवरटोन. मतलब अगर आपको एक जनरली बोल दिया कि आई एम एट सेकंड ओवरटोन, आपको समय बोल दिया सेकंड ओवरटोन, फाइंड आउट द हार्मोनिक, तो आप सिंपली क्या करोगे, p की जगह पे 2 सब्स्टिट्यूट करो. 2 into 2 plus 1 दैट इज 5. तो np is equals to 5 times of n आएगा, मतलब आप फिफ्थ हार्मोनिक पे हो. समझ में हाँ आया? समझा मिस. Is the thing clear? Should we go ahead with the next condition? यहाँ पर आपका पाइप क्लोज्ड एट वन एंड खत्म हुआ. बोलो. हेलो, यू आर नॉट ऑडिबल. मैम कौन सा टॉपिक लेने वाले हो आप? मतलब हेलो हेलो हाँ ईशा क्या बोल रहे हो? हेलो मैम,
Hello. Isha, you are not audible. ठीक है, स्विच ऑफ हो जाएगा तो आप जा सकते हो। अब क्या कर सकते हैं, आप लोगों को फोन चार्ज करना चाहिए। Let's go ahead to the next topic. That will be, now the case is pipe opened at both the ends. अब मैंने ऐसा कुछ ऑर्गन पाइप लिया है जिसमें दोनों साइड से मैंने जो पाइप है उसको ओपन रखा हुआ है। सो पाइप ओपन एट बोथ द एंड। अब इसके वाइब्रेशंस देखेंगे, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज देखेंगे। ओके, नाउ लेट अस टेक अ पाइप ऑफ लेंथ L। आपको पता है कि पाइप ओपन एट बोथ द एंड में हमको दोनों साइड के करेक्शंस लेने पड़ते हैं। मींस हियर द एंड करेक्शन विल बी, योर टोटल करेक्टेड लेंथ विल बी L plus 2 times of E। 2 times of E क्यों? क्योंकि ये साइड भी करेक्ट करना पड़ेगा और ये साइड भी करेक्ट करना पड़ेगा। अब तुम्हारा क्वेश्चन ऐसा आएगा कि मैम ये तो दोनों साइड से ओपन है, इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होगा? वहां तो चलो हम स्टेशनरी वेव बना रहे थे ड्यू टू द रिफ्लेक्शन, करेक्ट। अंदर का जो स्टेशनरी वेव बन रहा था वो एक साइड से रिफ्लेक्ट होके बन रहा था। अब यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम पार्शियल, ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एक्सपेरिमेंट सेंसिटिव डिवाइसेस से करना पड़ता है। कभी भी आपको पता है कि कभी भी कोई भी चीज परफेक्टली रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट नहीं होती, हमेशा देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होने वाला है ना, उसके हेल्प से हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्लियर? तो दिस एक्सपेरिमेंट इज वेरी सेंसिटिव क्योंकि इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो बाहर रिलीज हो जाता है, कुछ पार्ट जो होता है वो रिफ्लेक्ट होता है जो कि स्टेशनरी वेव को फॉर्म करता है इसके अंदर। ओके, तो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ रिफ्लेक्शन होने वाला है ना, उसके हेल्प से हम इसका पूरा प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। मैम इज इट इजी? नो, ऑफ कोर्स नॉट। इतना इजीली आप नहीं परफॉर्म कर पाते ये एक्सपेरिमेंट, बट स्टिल यू कैन यूज सम सेंसिटिव प्लेसेस जहाँ पे आपको इजीली वो जो छोटा सा भी रिफ्लेक्शन की वजह से जो भी आपको रेजोनेंस सुनाई दे रहा है, आप उसको डिटेक्ट कर पाओ, ऐसी जगह पे जाके ऐसे एक्सपेरिमेंट्स करते हो। ओके, अब मुझे पता है पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स है, सिंपल सा फंडा है कि पहला तो कंडीशन है दोनों जगह पे मेरे को एंटी नोड ही चाहिए क्योंकि ओपन एट बोथ द एंड्स है, फ्री है मूव होने के लिए। मतलब अब वेव को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा कि यू शुड गेट ऑन बोथ द साइड, यू शुड गेट एंटी नोड। ये साइड में भी एंटी नोड होगा और ये साइड में भी एंटी नोड होगा, करेक्ट है? क्या पहला कंडीशन है? पहला कौन सा साइज ले सकते हो, क्या कंडीशन में ले सकते हो कि दोनों साइड आपको एंटी नोड मिले? Lambda by lambda by 2 करेक्ट है, लैम्बडा बाय 2। लेट्स ट्राई टू ड्रॉ। यहां से ऐसा ड्रॉ किया, ऐसा। सो दिस विल बी लैम्बडा बाय 4 प्लस लैम्बडा बाय 4, दैट विल बी टोटल विल बी लैम्बडा बाय 2। मतलब आपका फर्स्ट जो वेव एडजस्ट होगा उसका साइज ऐसा होना चाहिए कि उसका लैम्बडा बाय 2 इसके अंदर इजीली एडजस्ट हो जाए, सो दैट दोनों कंडीशन पे आपको एंटीडोट मिले। सो फर्स्ट एल इज डिवाइडेड इनटू लैम्बडा बाय 2। समझा ये कंडीशन? समझा? एट बोथ एंड्स यू शुड गेट एंटीडोट। तो ये तो वही कंडीशन है, ये वाला पार्ट है, देखो ये पूरा एक वेव होता है ना, दिस वन, ये पार्ट है, दोनों एंटी नोड्स है ना। कैन यू सी? हम यहाँ से थोड़ा बहुत जो भी रिफ्लेक्शन होगा, जो हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन होगा, वो ऐसा कुछ फॉर्म करके देगा। मतलब यहाँ पे एंटी नोड, आपको पता है एंटी नोड और नोड हमेशा अल्टरनेट होता है, यहाँ पे बीच में कहीं नोड बनेगा, अगेन यहाँ पे एक एंटी नोड बनेगा, करेक्ट। तो पहले एक ऐसा साइज का वेव लेना पड़ेगा सो दैट इसमें कितना एडजस्ट हो जाए, लैम्बडा बाय 2 का इजीली एडजस्ट हो जाए, सो दैट एट द ओपन एंड आई शुड गेट एंटी नोड। अब तो आगे चीजें इजी होती जाएंगी। हमको पता है L इज डिवाइडेड इनटू लैम्बडा बाय 2, सो 2L इज इक्वल्स टू लैम्बडा, V इज इक्वल्स टू, मतलब ये इतना बड़ा वेव है जिसका सिर्फ लैम्बडा बाय 2 इसमें एडजस्ट हो पा रहा है। इसके अगर इससे बड़ा ट्राई करोगे तो हो सकता है कि यहीं पर पॉइंट कहीं खत्म हो जाए, पर ये तो मेरा एंटीनोड है ही नहीं, एंटीनोड तो ये है, तो मुझे प्रॉपर रेजोनेंस नहीं मिलेगा इससे बड़े साइज के लिए। मतलब यहाँ से कहीं से मेरा वेवलेंथ इसमें परफेक्टली फिट होना स्टार्ट होगा।
सो इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी, जितना ज्यादा बड़ा वेव फ्रीक्वेंसी उतनी कम, ये सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी का वेव होगा जो कि मुझे इजिली इसके अंदर सेट होकर परफेक्ट वाइब्रेशन, दैट इज आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का रेजोनेंस देगा. सो V इज इक्वल्स टू n लैम्डा, V इज इक्वल्स टू n इंटू 12, V by 12 इज इक्वल्स टू n. जरा ध्यान से देखो, क्लोज एंड वन एंड था तो V by 4L आया था, ओपन एट बोथ एंड्स है तो V by 2L आया है. क्लियर विद द पार्ट एवरीवन? इससे कुछ कंक्लूजन मिलने वाला है आगे जाके. आगे दूसरा ट्राई करते हैं. सेकेंड कंडीशन, ऑफ कोर्स दिस इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड इसको एक और नाम दिया जाता है, क्या दिया जाता है बताओ जरा? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का एक और नाम क्या है? फर्स्ट हार्मोनिक. फर्स्ट हार्मोनिक. ओके, लेट्स गो अहेड विद द नेक्स्ट. अब सेकंड ट्राई करते हैं. सेम साइज है लेंथ का, लेंथ चेंज नहीं करने वाले हम. वी आर कीपिंग द लेंथ टू बी सेम. वी आर कीपिंग द लेंथ टू बी सेम. अब सेकंड कंडीशन, वापस से मेरा ये कंडीशन तो फुलफिल होना ही चाहिए. ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि मुझे एंटीनोड और एंटीनोड मिलना चाहिए. करेक्ट है? दूसरा एंटीनोड मुझे कहाँ मिलता है? कुछ यहाँ पर. मतलब ऐसा साइज लेना पड़ेगा सो दैट किसमें कितना एडजस्ट हो जाए, कितना एडजस्ट हो जाए, जरा सोचो और बताओ एवरीवन. लैम्डा. हाउ मच? लैम्डा. लैम्डा. लैम्डा करेक्ट है. चलो फिर सब्स्टिट्यूट ट्राई करते हैं. लैम्डा बाई 4, ये इसका यहाँ पे पार्ट है. लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, 4 लैम्डा बाई 4. मतलब जो वेव इसमें एडजस्ट करने वाले हैं वो लैम्डा बाई 4, 4 लैम्डा बाई 4 का होगा, दैट इज लैम्डा. पूरा का पूरा वेव एडजस्ट हो रहा है इसके अंदर. लेट्स ट्राई टू शो. डालते हैं. देखो प्रॉपर है क्या? लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 4, मतलब 4 लैम्डा बाई 4. एक ऐसा वेव का साइज लिया है, एक ऐसा नया वेवलेंथ लिया है जिसका पूरा का पूरा लैम्डा इसमें एडजस्ट हुआ है और एंटीनोड कंडीशन भी फुलफिल हो रहा है. मींस नाउ द लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 4 लैम्डा 1. आई एम सब्स्टिट्यूटिंग इज दैट लैम्डा 1 क्योंकि न्यू साइज लिया ना, वेव का साइज छोटा किया है सो दैट पूरा वेव इसके अंदर आ जाए और एंटीनोड का कंडीशन फुलफिल हो जाए. 4 लैम्डा 1 by 4, that is L is divided into lambda 1. ऐसा साइज लिया कि पूरा वेव आ गया. Let's try to substitute. L is equals to lambda 1, V is equals to n1 lambda 1. फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी ऑफ कोर्स. सो V is equals to n1 lambda 1 की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? L. So V by L is equals to n1. अब जरा ऊपर से इसको जरा सॉल्व करते हैं. दिस इज V by 2L, करेक्ट? ये V by 2L है, बट यहाँ पे तो V by L आ रहा है. अगर मुझे n के टर्म्स में करना है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2. सो 2V by 2L इज इक्वल्स टू n1. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 कर दिया. V by 2L क्या था हमारा यहाँ पे? n. सो 2 into n is equals to n1. दिस इज योर सेकेंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन. second harmonic and first overtone. मतलब यहाँ पे सेकेंड हार्मोनिक पे भी आपको इजिली वाइब्रेशन मिल रहा है, आपको रेजोनेंस मिल रहा है. समझ में आया? नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं. नेक्स्ट कंडीशन पे बताओ जरा कैसे ड्रॉ कर सकते हो सो दैट मेरा कंडीशन फुलफिल हो. कितना बड़ा साइज लेना है, कितना साइज इसके अंदर एडजस्ट हो सकता है सो दैट वी कैन गेट इन द सेम लेंथ, वी कैन गेट सेम लेंथ है ओपन एट बोथ एंड्स, वी कैन गेट एंटीनोड एंड एंटीनोड का कंडीशन. क्या कर सकते हैं बताओ जरा? कौन से साइज पे मिलेगा वापस? कितना साइज छोटा करना पड़ेगा, कितना एडजस्ट होगा इसके अंदर?
3 lambda 3 lambda by 2. 3 lambda by 2. 3 lambda by 4 2. 3 lambda by 2 क्या होगा बताओ? 3 lambda by 4. Think about it again. वापस से सोचो. Is it correct? कितना एडजस्ट कर सकते हो? कितना साइज छोटा करना पड़ेगा? lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4, lambda by 4 and lambda by 4. This part. तो इतना पार्ट तो हमने पहले वाले वेव में लिया था, इतना बड़ा साइज लिया था, सो दैट 5 लैम्डा बाय 4 इजीली एडजस्ट हो जाए. सॉरी 4 लैम्डा बाय 4 इजीली एडजस्ट हो जाए. करेक्ट है? लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय एंटी नोड टू एंटी नोड चाहिए ना मुझे. तो पहली बार में हमने कितना लैम्डा बाय 4 लिया था? कितने लैम्डा 1 बाय 4 का वेव लिया था? 4 लैम्डा 1 बाय 4. अब दूसरा एंटी नोड क्या होगा? यहाँ पर होगा. मतलब अब साइज इतना छोटा करना है कि ये पार्ट भी उसमें आ जाए, ये पार्ट भी उसमें आ जाए. तो अर्लियर इट वाज लैम्डा 1 by 4, लैम्डा 1 by 4, लैम्डा 1 by 4, लैम्डा 1 by 4, एंटी नोड टू एंटी नोड. अब नया वाला एंटी नोड रीच करने के लिए मुझे 2 और लैम्डा 1 by 4 से एडजस्ट करना पड़ेगा उसको. मतलब साइज इतना छोटा करना पड़ेगा नए वेवलेंथ का कि ये पूरा पार्ट आ जाए. मतलब वेव का साइज इतना रिड्यूस करना पड़ेगा कि जहां पर पहले वाला वेव के साइज में इतना ही आ रहा था, अब वापस से मुझे एंटी नोड टू एंटी नोड चाहिए ना, तो इतना पार्ट उसके अंदर आ जाए. तो कितना पार्ट आने की कोशिश, कितने पार्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं हम? 3 5 lambda by times, 6 times. 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 पार्ट्स उसके अंदर आ जाए. ऐसा वेव का साइज लेना पड़ेगा. पहला जो वेव का साइज लिया था उसमें इतना ही पार्ट आ पा रहा था. अब नेक्स्ट कंडीशन के लिए मैं और छोटा कर रही हूँ, सो दैट अब मुझे जो कंडीशन चाहिए एंटी नोड टू एंटी नोड, उस 6 पार्ट अंदर लेना पड़ेगा. होप यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? सबको समझ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? एवरीवन हियर? कुछ स्टूडेंट्स का कंटिन्यूअस आंसर मिलता yes है, ma'am. तो एकदम ब्लॉक होके बैठते हैं. नहीं मिस, एक बार फिर से समझाना. ओके आकांक्षा, वेट. देखो, हाँ फाइन. देखो यहाँ पे जरा, जब हमने पीछे का साइज लिया उसमें एंटी नोड टू एंटी नोड इतना आया, बराबर है. अब मैं बोल रही हूँ कि और मैं साइज छोटा कर रही हूँ, मैंने वेव का साइज और छोटा किया, सो दैट देखते हैं कि वापस से मुझे कौन सा कंडीशन मिल जाए. पहले वाले साइज में सिर्फ इतना पार्ट, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट आ रहा था इस पर्टिकुलर पूरे पाइप में, करेक्ट है. अब मैं और साइज छोटा कर रही हूँ और देख रही हूँ कि वापस यही कंडीशन कब फुलफिल होती है. तो इतना साइज लेना पड़ेगा. वापस एंटी नोड टू एंटी नोड कब आएगा? यहाँ पर. ये वाला पार्ट तक तो हो गया पीछे, इतना साइज, इतना बड़ा साइज लिया था जो, सो दैट ये पूरा पार्ट मेरे इसके अंदर आ जाए. इज इट हैंग? यस मिस. हाँ बाबा. वेट फॉर व्हाइल. Is it okay now? यस. Okay, let's go ahead. अब सब लोग जरा ध्यान से देखो यहाँ पे. वापस यहाँ पे हमने जब एडजस्ट किया, हमने यहाँ पर जब ऐसा साइज लिया सो दैट एंटी नोड से एंटी नोड मिले, तो सिर्फ कितना साइज एडजस्ट हो पाया था? यहाँ से यहाँ तक का ऐसा साइज लिया था सो दैट फॉर नेक्स्ट कंडीशन मिले एंटी नोड से एंटी नोड के लिए, तो कितना ले पाए थे हम? इतना. अब वापस थे, अब मैं और साइज छोटा कर रही हूँ कि ज्यादा वेव का पार्ट इसके अंदर आए, तो मुझे कितना साइज छोटा करना पड़ेगा सो दैट वापस मुझे एंटी नोड से एंटी नोड मिले. और वापस एंटी नोड से एंटी नोड जाने के लिए कितने डिविजन होंगे वेवलेंथ के? 1 2 3 4 5 6, मतलब ऐसा साइज लेना पड़ेगा सो दैट 6 लैम्डा 1 6 लैम्डा 2 by 4 का डिवीजन मुझे मिले. लैम्डा 2 इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मैंने वेवलेंथ का साइज छोटा कर दिया है, सो दैट और ज्यादा वेव इसके अंदर एडजस्ट हो. वेव एडजस्ट होने का टाइम वो ठीक है, बट मुझे कंडीशन क्या चाहिए कि वेव इस तरीके से एडजस्ट हो कि हमेशा एंटी नोड से एंटी नोड ही मिलना चाहिए. मैंने साइज जब छोटा किया, मेरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए कि मैं साइज इस तरीके से छोटा कर रही हूँ, इस तरीके से एडजस्ट कर रही हूँ सो दैट एंटी नोड से एंटी नोड मुझे मिले. और वो कब पॉसिबल है? वो कितना होना चाहिए? 6 लैम्डा 2 by 4, तभी मुझे एंटी नोड से एंटी नोड मिलेगा. देखो, अगर मैं बोलती हूँ दिस इज अ न्यू वेवलेंथ ऑफ लैम्डा 2,
तो कितने पे मुझे एंटीनोड पे एंटीनोड मिलेगा? कितने पे मुझे एंटीनोड पे एंटीनोड इसमें शिफ्ट, इसमें फिक्स होकर मिलेगा? लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4 एंड प्लस लैम्डा 2/4, मतलब 6 लैम्डा 2/4 इसमें इस साइज के वेव का एडजस्ट हो जाएगा। पहले वाले साइज का सिर्फ इतना ही एडजस्ट हो पा रहा था, दूसरे वाले साइज के वेव का कितना एडजस्ट हो पा रहा है? 6 लैम्डा 2/4। 6 लैम्डा। आकांक्षा समझा? हाँ जिसको जिसको नहीं समझा था कंडीशन समझा, प्लीज रेज योर वॉइस। अगर नहीं समझा तो पूछो, मैं बार बार समझाऊंगी। बस डोंट लीव इट, छोड़ो मत किसी भी चीज को। और रट्टा मारने जैसा कुछ नहीं, आपको सिर्फ समझना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा अगर आप चीजों को समझोगे तो। कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। मैम एक बार फिर से वो शॉर्ट में हाँ मैम, एक बार फिर से। ये वाला पार्ट, हाँ 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 मैम। नहीं यही वाला। ये वाला हाँ देखो ध्यान से सुनो। मेरा बॉक्स तो सेम है, लेंथ तो सेम है, लेंथ को तो मैं कुछ हाँ। नहीं कर रही। मेरे स्टार्टिंग से हमने क्या कंडीशन देखा? हाँ बोलो। वो आप ना बीच में से लाइन खींचो, मतलब एक्सेस दिखाओ तो ज्यादा अच्छे से समझता है। मैंने भी ऐसे ओके फाइन, चलेगा आकांक्षा। ठीक है, यहाँ पे एवरीवन हमने स्टार्टिंग से ही क्या केसेस देखा जब हमने, मैं ओवरऑल एक कंक्लूजन ले रही हूँ, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। इसी पाइप में हम अलग अलग साइज के वेव्स को एडजस्ट कर रहे हैं, बट एडजस्ट करने के टाइम पे जो एक्सट्रीम कंडीशंस है वो हमेशा फुलफिल होनी चाहिए। जब हमने सबसे पहला साइज देखा, जो सबसे बड़ा साइज था, सो दैट हमको क्या कंडीशन मिले? एंटीनोड टू एंटीनोड, मतलब सबसे पहला वेव, सबसे बड़े साइज का वेव जो इसमें एडजस्ट होकर एंटीनोड से एंटीनोड का कंडीशन दे सकता था, उस वेव का कितना पार्ट इसके अंदर से आ पा रहा था? उतने बड़े साइज के वेव का सिर्फ कितना पार्ट इसके अंदर आ पा रहा था फॉर गेटिंग द कंडीशन ऑफ एंटीनोड टू एंटीनोड? आपने ही बोला मिस λ/2 का कंडीशन फुलफिल होगा, मतलब उस वेव का सिर्फ λ/2 इसमें एडजस्ट हो पाएगा। जितना बड़ा वेव ले रहे हो, जो सबसे बड़ा वेव है, जिसके लिए मुझे कौन सी कंडीशन मिलने वाली है? एंटीनोड से एंटीनोड वाली। जो सबसे बड़े साइज की वेवलेंथ है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होने वाली है, जिसको हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी नाम देने वाले हैं, उतने बड़े वेव का सिर्फ λ/2 का पार्ट इसमें, λ/2 का हाफ वेव का पार्ट इसमें एडजस्ट होगा, उतने बड़े वेव का। पहला कंडीशन समझा? पहला कंडीशन समझा? अगर मैम उससे बड़ा वेव लिया, उससे बड़ा वेव लिया, तो λ/2 से ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? तो मुझे प्रॉपरली जो कंडीशन चाहिए वो कंडीशन इसमें फुलफिल होगी नहीं। फिर मैंने बोला कि ठीक है, सबसे बड़ा वेव तो हमको मिल गया, जिससे स्टूडेंट सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी मिल गई, जो मुझे इसके अंदर λ/2 का वेव जनरेट करके देगी और मुझे यहाँ पर मैक्सिमम रेजोनेंस मिलेगा। अब मैंने बोला कि अब क्या करते हैं, अब साइज रिड्यूस करते हैं, वेव का साइज रिड्यूस करते जाते हैं और देखते हैं कि सेकंड कंडीशन मुझे कब एंटीनोड से एंटीनोड की मिलती है। पहली कंडीशन तो मुझे यहाँ से यहाँ तक की होगी, इतना बड़ा साइज लेना है कि इतना पार्ट इसके अंदर इजीली एडजस्ट हो जाए। अब सेकंड कंडीशन, सेकंड साइज ऐसा लेना है कि सेकंड एंटीनोड कहाँ पर आता है? अब यहाँ पे, मतलब यहाँ से अब ऐसा कुछ वेव लेना है जिसमें यहाँ से यहाँ तक का वेव इसके अंदर इजीली एडजस्ट हो जाए। मतलब कितना वेव, कितना लैम्डा इसमें एडजस्ट होना चाहिए? λ1/4, 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 मतलब 4 λ1/4। मतलब ऐसा लैम्डा लेना है, ऐसा लैम्डा की वैल्यू, ऐसी नई लैम्डा की वैल्यू लेनी है छोटी, जो इसके अंदर इजीली क्या हो जाए, पूरी की पूरी एडजस्ट हो जाए। जितना बड़ा लेंथ है उसमें पूरी लैम्डा आ जानी चाहिए, तो ही मुझे एंटीनोड से एंटीनोड का कंडीशन मिल जाएगा। मतलब मैंने साइज को इतना रिड्यूस किया कि पूरा का पूरा वेव इसके अंदर इजीली आ गया। सो मैंने बोला कि पूरा लेंथ जो है 1 लैम्डा में डिवाइडेड है। अब मैं साइज और छोटा कर रही हूँ, थर्ड कंडीशन ला रही हूँ, जहाँ पे वापस मेरा एंटीनोड से एंटीनोड का कंडीशन फुलफिल हो। जहाँ पर सिर्फ इतना ही आ पा रहा था, अब वेव को मैं और छोटा कर रही हूँ कि थोड़ा और पार्ट इसके अंदर एडजस्ट हो। नया वेवलेंथ का वेव ला रही हूँ, वेव में और छोटा कर रही हूँ। तो जब मैंने वेव छोटा करना स्टार्ट किया, मैंने क्या पाया कि नेक्स्ट एंटीनोड से एंटीनोड का कंडीशन कब आता है?
जब मैं यहाँ पहुंचती हूँ तो मुझे ऐसा साइज लेना पड़ेगा वेव का, आई नीड टू टेक सच साइज जिसमें वेव का कितना पार्ट इसमें एडजस्ट हो जाए. लेट्स ड्रॉ एन एक्सिस. पहला जो वेव लिया था उसका कितना साइज से पा पाया था? इतना. अब मैं साइज और छोटा कर रही हूँ सो दैट और वेव का पार्ट इसके अंदर आ जाए. मैंने साइज वेव की और छोटी कर दी सो दैट और पार्ट इसी पर्टिकुलर लेंथ में एडजस्ट हो जाए. पर मेरा कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, पहला भी एंटीनोड लास्ट भी एंटीनोड. तो अब नेक्स्ट कंडीशन मुझे एंटीनोड की कब मिलेगी? नेक्स्ट साइज मुझे ऐसा लेना पड़ेगा कि मुझे ये पूरा कवर करना पड़ेगा, तो ही मुझे नेक्स्ट एंटीनोड टू एंटीनोड मिलेगा. मतलब साइज इस तरीके से रिड्यूस करना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट इसके अंदर एडजस्ट हो जाए. जो नया साइज होगा वो इस तरीके से होगा कि यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, इस साइज में तो सिर्फ इतना ही एडजस्ट हो पा रहा था. समझ में आ रहा है? समझे एवरीवन? इस साइज में तो सिर्फ इतना ही एडजस्ट हो पा रहा था इसमें. अब मैं वेव का साइज और छोटा कर रही हूँ. देखो जरा, वेव का साइज मैं और थोड़ा छोटा करती हूँ. इस साइज के कंपेयर में मैं छोटी वेव लेती हूँ. अब मुझे क्या करना है, कितना साइज एडजस्ट करना है मुझे? नेक्स्ट कंडीशन क्या चाहिए? एंटीनोड टू एंटीनोड, करेक्ट है? तो अगर मैंने और साइज छोटा किया तो कितना पार्ट आ रहा है? देखो जरा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. दिस वन, यहाँ तक का कंडीशन तो इतना साइज तो इस वाले में पार्ट में एडजस्ट हो पा रहा था. साइज छोटी कर दी तो और एक्स्ट्रा पार्ट उसके अंदर आएगा. सो नेक्स्ट एंटीनोड इज हियर. मतलब इस नए वेव का कितना पार्ट उसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा? इस नए वेवलेंथ का, इस नई साइज का कितना पार्ट उसमें एडजस्ट हो जाएगा? जरा ध्यान से देखो. इसको मैंने लैम्डा 1 लिया था ना पहले वाले को. जब हमने सिर्फ लैम्डा एडजस्ट किया था तो उसमें मैंने नाम लैम्डा 1 लिया था उस वेव का साइज का. इस वेव के साइज का लैम्डा 2 लेते हैं. पहले वाला सबसे लैम्डा था, दूसरा साइज हमने लैम्डा 1 लिया था जिसमें सिर्फ इतना ही पार्ट इसके अंदर एडजस्ट हो पाया था, जिसका अब दूसरा जो तीसरा साइज ले रही हूँ लैम्डा 2 ले रही हूँ. देखते हैं उसका कितना पार्ट इसमें एडजस्ट हो पा रहा है ये कंडीशन के साथ. लैम्डा 2/4, लैम्डा 2/2, लैम्डा 2/4, 3 लैम्डा 2/4, 4 लैम्डा 2/4, 5 लैम्डा 2/4, 6 लैम्डा 2/4. मतलब इस साइज के वेवलेंथ का 6 लैम्डा 2/4 इजिली मेरे इसके अंदर एडजस्ट हो पा रहा है. समझ में आया मैंने क्या समझाया? ड्रॉ करके देखते हैं जो कंडीशन है वो फुलफिल हो रही है क्या. वेट फॉर अ व्हाइल. बड़ा हो गया थोड़ा, आप ध्यान से ड्रॉ करो. क्या ये साइज वेरी नहीं होना चाहिए, साइज दोनों का सेम होता है. रिफ्लेक्ट बैक जो हल्का फुल्का रिफ्लेक्शन होने वाला है उसके हेल्प से आपको स्टेशनरी वेव मिलेगा अंदर. देख रहे हो? एंटीनोड नोड, अगेन एंटीनोड नोड, अगेन यहाँ पे नोड मिल गया, यहाँ पे अगेन एंटीनोड नोड, अगेन एंटीनोड. कितना लैम्डा इस छोटे साइज के वेव का कितना लैम्डा देखो एडजस्ट हो रहा है, कितना पार्ट एडजस्ट हो रहा है? लैम्डा 2/4 प्लस लैम्डा 2/4, 3 लैम्डा 2/4, 4 लैम्डा 2/4, 5 लैम्डा 2/4, 6 लैम्डा 2/4. मतलब आपका पूरा लेंथ जो है, ये नया जो छोटा साइज लिया है उसका 6 लैम्डा 2/4 इसके अंदर इजिली एडजस्ट हो रहा है, जिसको आप जरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3 लैम्डा 2/4. सबको समझी ये चीज? जिसको जिसको डाउट है ये चीज समझा हमने क्या किया है? हमने साइज हमको पता है नेक्स्ट एंटीनोड से एंटीनोड का कंडीशन यहाँ पे मिलने वाला है. जब ये साइज लिया तो सिर्फ इतना ही एडजस्ट हुआ. मतलब आप साइज को इस तरीके से रिड्यूस करना है कि इतना पार्ट उसके अंदर एडजस्ट हो जाए. साइज इस तरीके से एडजस्ट करना है कि हमको ये पार्ट अब उसके अंदर एडजस्ट हो जाए. सो दैट इज द न्यू वेवलेंथ जिसका कितना पार्ट उसके अंदर मुझे एडजस्ट करना है. 1 लैम्डा 2/4, 2 लैम्डा 2/4, 3 लैम्डा 2/4, 4 लैम्डा 2/4, 5 लैम्डा 2/4 एंड 6 लैम्डा 2/4. मतलब ऐसी साइज लेनी है जिससे 6 लैम्डा 2/4 इजिली उसके अंदर एडजस्ट हो जाए और एंटीनोड से एंटीनोड का कंडीशन मिले. 6 लैम्डा 2/4 कवर करने के बाद एंटीनोड से एंटीनोड का कंडीशन मिले. ऐसा लैम्डा हमको यहाँ पे लेना है, ऐसा साइज हमको यहाँ पे लेना है. होप यू अंडरस्टूड. Yes, ma'am. Yes. किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क. नहीं समझा है तो प्लीज पूछो. नहीं समझोगे तो कभी नहीं समझेगा.
क्लियर इट नाउ इटसेल्फ कि एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं। वेव की साइज को कम कम करके देख रहे हैं कि परफेक्टली हमारा कंडीशन सेटिस्फाई करते वक्त कौन सा वेव इजीली सेट हो जाता है। अगर आप इस साइज से थोड़ा सा भी बढ़ा लोगे, थोड़ा सा भी बढ़ा, तो ये यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, यहीं तक रह जाएगा, तो तुमका एंटी नोड का कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। मतलब ये साइज पे ही आपका ऑर्गन पाइप में परफेक्ट वेव्स वाइब्रेट करेंगे विदाउट डैम्पिंग और आपको परफेक्ट वाइब्रेशन मिलेगा, क्योंकि इजीली जो कंडीशन है उस कंडीशन के साथ वेव इज गेटिंग सेट। सो हियर वी गॉट L is equals to 3 lambda 2 by 2, 2L by 3 is equals to lambda 2, V is equals to N2 lambda 2, so V is equals to N2. पीछे वाले को फर्स्ट हमने N लिया था, दूसरे वाले को N1 लिया था, तीसरे वाले को N2 ले रहा है, so let's substitute 2L by 3, so here it is 3V by 2L is equals to N2, therefore V by 2L हमारा क्या था इसमें N, so 3N is equals to N2। मतलब एक चीज जरा ध्यान दो इसमें, N1 is equals to 2 times of N, N2 is equals to 3 times of N. This is your third harmonic. Third harmonic and first, second overtone. मतलब एक चीज देख रहे हो, सेकंड भी प्रेजेंट है, थर्ड भी प्रेजेंट है, वैसे ही आगे भी सॉल्व करते जाओगे तो फोर्थ भी प्रेजेंट होगा, फिफ्थ भी प्रेजेंट होगा। मींस पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, पाइप ओपन एट बोथ द एंड्स, इसमें सारे फ्रीक्वेंसी, सारे वेवलेंथ को आप एडजस्ट कर सकते हो। ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट एज अ ओवरटोन, सारे हार्मोनिक प्रेजेंट होते हैं इसमें। बट पाइप क्लोज एट वन एंड में आपने ऑब्जर्व किया, पाइप क्लोज एट वन एंड में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स पे आपको वाइब्रेशन एकदम परफेक्ट मिल रहा था। इवन हार्मोनिक्स पे आपको वाइब्रेशन अगर आप क्रिएट भी करने की कोशिश करोगे तो आपको प्रॉपर वाइब्रेशन, आपको रेजोनेंस नहीं मिलेगा, परफेक्ट ऑसिलेशन नहीं होगा, वेव डैम्प हो जाएगा, क्योंकि जितनी जगह है उस जगह से या तो कम सिचुएशन क्रिएट होगी या तो ज्यादा सिचुएशन क्रिएट होगी, तो वहां पर फिर मेस हो जाएगी चीजें, तो परफेक्ट वाइब्रेशन नहीं मिलता। बट ओपन एट बोथ द एंड्स में यू विल गेट ऑल द हार्मोनिक्स, मतलब आप कितना भी वेव इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हो। क्लियर? जनरल कंडीशन फॉर दिस इज गिवन बाय NP is equals to P plus 1 into N. NP is equals to P plus 1 into N, where P is given by 1, 2, 3. P is the overtone. हेलो Correct. मैम। हाँ बोलो। मैम वहाँ पे 0 1 2 3 आएगा ना? चलेगा, 0 इसलिए नहीं डाला अमला क्योंकि फंडा 0 डालोगे तो दैट विल बी 0th ओवरटोन, दैट इज योर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, करेक्ट? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को 0th ओवरटोन ऐसा नाम नहीं दिया जाता, ओवरटोन बोलना ही है, मतलब ओवरटोन मींस फंडामेंटल से एक ऊपर वाला, सो इट स्टार्ट्स फ्रॉम फर्स्ट, आपका फर्स्ट ओवरटोन से ही चीजें स्टार्ट ही होती है, 0th ओवरटोन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को नहीं बोला जाता, ठीक है? हाँ। So if you substitute it here, NP is equal to, अगर 1 डालो, फर्स्ट ओवरटोन की बात कर रहे हो तो फर्स्ट ओवरटोन पे देखो कौन सा होता है, 1 plus 1 into N, so NP is equals to 2N, मतलब सेकंड हार्मोनिक इज योर फर्स्ट ओवरटोन, क्योंकि फर्स्ट हार्मोनिक तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, सो सेकंड हार्मोनिक इज योर फर्स्ट ओवरटोन। होप यू क्लियर विद द कंडीशन, सबको समझा है? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, ma'am. Okay. Now, this was all about pipe closed at one end and pipe open at both the ends. अब जरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ओपन एट बोथ द एंड को जरा ध्यान से देखो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड हमको आया था V/4L और ओपन एट बोथ द एंड्स पे हमको आया था V/2L। अगर इन दोनों को कंपेयर करो, आप क्या फाइंड करोगे? Here, everyone, अगर यहाँ पे आप इसके जैसा इसको बनाने की कोशिश करो, you will get multiply and divide by 2. You have to go for. So it is 2V/4L. Correct. So means fundamental frequency of
pipe open at both the ends is 2 times of fundamental frequency of your pipe closed at one end. This is closed at one end. This is a proof. आपको बोला जाएगा prove it that pipe open at both the end have 2 times the fundamental frequency of pipe closed at one end. So this is the condition. समझा सबको? This is pipe closed at one end का fundamental frequency V by 4L. This is pipe open at both the ends V by 2L. Multiplied and divide by 2. I got 2V by 4L. So what I am finding? V by 4L क्या था हमारा? Fundamental frequency of pipe closed at one end. Means you can see fundamental frequency of your pipe open at both the ends is twice of fundamental frequency of the pipe closed at one end. This is a proof for you. ऐसे छोटे छोटे proofs वो लोग 2 मार्क के लिए पूछ देते हैं. Show that. या सीधा ऐसा बोल देंगे कि कुछ सम में वो बोल देंगे ये क्लोज एंड की फ्रीक्वेंसी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, ओपन एंड के सम्स दे देंगे. तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज एंड की इतनी है तो ओपन एंड को सिर्फ डिवाइड बाय 2 करके आपको आंसर आ जाएगा, या मल्टीप्लाई करके 2 करके आपको आंसर आ जाएगा. तो उस तरीके से आप उसको यूज करके आगे की तरफ बढ़ सकते हो. दिस टाइप ऑफ सम्स दे यूज्ड टू गिव. क्लियर एवरीवन? जरा 5 मिनट देखते हैं सबको क्या क्या समझा है, उसके बाद नई कंडीशन के साथ जाएंगे. दैट इज योर स्टेशनरी वेव क्रिएटेड ऑन अ स्ट्रिंग. उसके अंदर कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज जनरेट हो सकती है. मी ड्यूकला कोण देणार होतं? शुड वी गो अहेड? अब जरा पूछने से पहले एक चीज समझाती हूँ. जो एक्सपेरिमेंट शायद आपको 12th स्टैंडर्ड में होगा या नहीं होगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने कौन से स्टैंडर्ड में ये एक्सपेरिमेंट किया था. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट. मेरे हिसाब से 12th का ही है एक्सपेरिमेंट, बट आई डोंट रिमेम्बर. बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं हम, तो याद नहीं रहता कब कौन सा किया है, क्योंकि हर जगह वी यूज डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स. आपको क्या किया जाएगा आपको पता है? एक बड़ा सा प्लास्टिक का मग दिया जाएगा, उसके अंदर पानी होगा. ठीक है, यहाँ पर एक स्केल जैसा एक स्टैंड लगाया जाएगा जिसमें स्केल होगा ऊपर, और उसमें पानी भर दिया जाएगा. आपको एक बड़ी सी पाइप दी जाएगी, स्टील पाइप, जो इसके अंदर इजीली इंसर्ट हो जाए. अब जैसे ही ये इसके अंदर इंसर्ट हो गई, अब एक साइड तो पानी आ गया डेंसर मीडियम, तो एक साइड से इट इज क्लोज. ये भले दोनों साइड से ओपन है, बट पानी में जाने के बाद ये एक तरफ से एक साइड से क्या हो चुका है? क्लोज हो चुका है. तो दिस बिकम्स अ कंडीशन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ये कंडीशन बन जाएगा. अब क्या किया जाएगा? आपको अलग अलग ट्यूनिंग फॉर्क दिया जाएगा अलग अलग फ्रीक्वेंसीज का. और यहाँ पर जैसे कि मैंने बोला कि स्टैंड में ऑलरेडी आपको बोला जाएगा कि एक 100 वाला आप ये लगा लो, व्हाट वी से 1 मीटर का जो स्केल आता है वुडन स्केल, वो लगाओ. उसके बाद आप एक साइड से इस लेंथ को पकड़ोगे, इसका लेंथ काफी बड़ा होगा ऑफ कोर्स, और क्या करोगे? इस लेंथ को आपने जैसे इस पानी के अंदर इंसर्ट किया है, आप इस लेंथ को थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओगे, और आप ये फर्स्ट फ्रीक्वेंसी का ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, आपको ये कंफ्यूजन आ रहा होगा मैम हम लोग वेव कैसे जनरेट करेंगे कि लैम्डा बाय 4 ही एडजस्ट हो, 3 लैम्डा बाय 2 ही एडजस्ट हो. ये तो बहुत बड़ी बात है. ये हम कैसे कर सकते हैं कि ऐसा वेव जनरेट करे कि उतना ही एडजस्ट हो? मशीन्स के हेल्प से आप कर सकते हो, बट एक ट्यूनिंग फॉर्क का एक्सपेरिमेंट दिया जाता है विच इज कॉल्ड एज रेजोनेंस का एक्सपेरिमेंट. वो क्या बोलते हैं? अब हमको पता है कि हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज है और जो फ्रीक्वेंसीज है वो कहीं ना कहीं ये लेंथ पे डिपेंड करती है. करेक्ट है? लेंथ हम जितना छोटा रखेंगे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज हमको फटाक से मिल जाएगी. वेलोसिटी इज गोइंग टू बी सेम. अब हम क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, एक आपको एक फ्रीक्वेंसी दे दी जाती है, एक फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क आपको दे दिया जाता है. ट्यूनिंग फॉर्क में नीचे फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ होता है. आप क्या करते हो? इस लेंथ को थोड़ा थोड़ा बाहर बाहर निकाल के आप क्या करते हो? ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करते हो. एक ऐसा लेंथ आता है जिसपे आपको आवाज बहुत ज्यादा तेज सुनाई देती है. उस लेंथ पे जो आपको इस फ्रीक्वेंसी, ये जो फ्रीक्वेंसी दी गई है, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन हियर. आपको वहां पे लेंथ कैलकुलेट करने के लिए बोला जाता है. दिस इज नॉट द ओरिजिनल लेंथ.
क्योंकि लेंथ आप जितना जितना इंसर्ट करते जाओगे लेंथ चेंज होता जाता है ना। पानी तो यहाँ पर ब्लॉक होगा, यहाँ पे ये इसका क्लोज एंड हो जाएगा, तो जितना आप ऊपर करोगे क्लोज एंड नीचे नीचे जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा। होप आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ। जैसे ही आप एक पाइप को इसके अंदर इंसर्ट करोगे, पाइप पानी अंदर आ जाएगा, तो ये हेलो आपका क्लोज एंड हो जाएगा। हेलो Yes. हाँ मिस, हाँ, हेलो मिस, मैं कार्तिक की बोलो। मम्मी बोल रही हूँ। जी हेलो। मैम बोलिए। हाँ मैं उसको है ना क्लिनिक में लेके किया, पाइप का एक साइड पानी से ब्लॉक होगा, सो दिस विल बिकम पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। मतलब इतना साइड तो कंसिडर ही नहीं हो रहा है क्योंकि यहीं पर ब्लॉक हो गया, ये आपका लेंथ हो गया। तो जैसे जैसे आप पाइप को ऊपर लेते जाओगे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा क्योंकि पानी नीचे चला जाएगा। करेक्ट है। तो आपको क्या किया जाता है, ये फ्रीक्वेंसी दी जाती है और बोला जाता है ऐसा लेंथ निकालो जिस लेंथ पे आपको सबसे ज्यादा साउंड प्रॉपर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड सुनाई दे। इस तरीके से आपको वो लेंथ फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, 2-3 लेंथ निकालने बोलते हैं कि आपको, क्योंकि कंफ्यूजन हो सकता है, आप यहाँ पे खड़े होकर साउंड सुन रहे हो, कभी कभी डिस्टर्बेंस की वजह से प्रॉपरली साउंड सुनाई नहीं दिया, तो आपको एक ऐसा लेंथ निकालने के लिए बोलते हैं जिसपे आपको मैक्सिमम साउंड सुनाई दे इस फ्रीक्वेंसी के, इस ऑसिलेटर की हेल्प से। ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, इस ट्यूनिंग फॉर्क पे ऐसा लिखा हुआ होता है 218 हर्ट्ज। इसका मतलब ये है कि ये ऐसे वेव जनरेट करने वाला है जो 1 सेकेंड में 218 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, 1 सेकेंड में 218 टाइम्स वाइब्रेट करते हैं। सो एक ऐसा लेंथ आएगा जिसपे ये जो 218 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी है, इसका जो वेव है वो सबसे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम साउंड सुना के देगा, और उस लेंथ को आप बोलोगे रेजोनेटिंग लेंथ। ऐसे ही अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए अलग अलग लेंथ आएगा, लेंथ आपको उसके हिसाब से चेंज करना रहेगा। ऑफकोर्स आपको सिंपल सा फंडा आपको पता है, ये आप ट्रिक यूज कर सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और लेंथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जितना जितना अगर फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जा रही है तो लेंथ को आपको रेड्यूस करते जाना पड़ेगा। होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू। ये एक्सपेरिमेंट समझा क्या है? ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। सबको समझा मैं क्या बोली? कि सब ब्लॉक हो गए? कुछ बोलो। प्रतिभा मैम प्लीज रिकॉर्डिंग ऑफ कीजिए, इनको जरा ओरल लेते हैं। रेजोनेटिंग लेंथ है जिसपे इस फ्रीक्वेंसी का जो भी वेव जनरेट हो रहा है वो प्रॉपरली इसमें सेट हो गया। समझ में आया एक्सपेरिमेंट? हाँ 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 मैम। अब आपके मैं- टीचर्स कभी कभी और स्मार्ट होते हैं। लिसन, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है ना, इसकी फ्रीक्वेंसीज को हाइड कर देते हैं, दे हाइड इट। उनको पता होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसीज क्या है और आंसर लेंथ का क्या आएगा, पर वो जानबूझ के इसको टेप वगैरह से हाइड कर देते हैं कि आपको ये पता ना हो और आप सीधा इस अप्रोच पे ना जाओ, अलग अलग लेंथ पे ट्राई करो कि आपको ये रियलाइज हो कि सच में ऐसा होता है कि अगर आप एक लेंथ के लिए अगर आप ये फ्रीक्वेंसी यूज कर रहे हो और ये फ्रीक्वेंसी का वेव अगर उस पर्टिकुलर लेंथ में एडजस्ट नहीं हो पाया तो आपको रेजोनेंस कंडीशन नहीं मिलता। तो वो आपका एक्सपेरिमेंट को और परफेक्ट करने के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी को हाइड कर देते हैं कि आप खुद से वो लेंथ निकालो जिसपे आपको सबसे ज्यादा साउंड सुनाई दे। सबको समझा एक्सपेरिमेंट क्या है? यस मैम, ओके, थैंक यू। हाँ, कम आवाज आएगा, हर लेंथ पे अलग अलग आवाज आएगी, बट एक ऐसा लेंथ आएगा जिस लेंथ पे आपको इस फ्रीक्वेंसी के वेव के लिए, इस फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के लिए आपको सबसे ज्यादा साउंड सुनाई देगा, एंड दैट इज योर रेजोनेंस कंडीशन। मैम ये जो वाइब्रेट हो रहा है हाँ, ये क्या रहता है एग्जैक्टली, मतलब कैसे उसका इट इज रहेगा? मेड अप ऑफ अ मेटल से बनाया जाता है और इसका वाइब्रेशन फिक्स किया जाता है। इसको इस तरीके से परफेक्शन से बनाया जाता है कि इस पर्टिकुलर साइज का जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा, इस पर्टिकुलर साइज का जो ट्यूनिंग फॉर्क होगा वो वाइब्रेट, अगर आपने एक बार उसको फ्री वाइब्रेशन दे दिया, एक बार स्ट्राइक करके छोड़ दिया, तो 1 सेकेंड में वो 218 हर्ट्ज का वाइब्रेशन कवर करेगा। ऐसा उसको परफेक्शन दिया जाता है बनाते वक्त, ऐसा उसका मटेरियल वगैरह यूज किया जाता है। और ये जो पाइप है वो किसका बना है मैम? स्टील पाइप, दे यूज अ स्टील पाइप। मैम लेकिन ये ऐसा पानी में कैसा रहेगा, मतलब नीचे पूरा टच करना पड़ेगा ना, नहीं ना, ग्राउंड यहाँ से तक? आप थ्रेड वगैरह यूज कर सारी चीजें पढ़ के आओगे। मैं स्टार्टिंग ओरल से ही करूंगी। ओके, आपको ये सारी